हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है टर्म कॉन्सेप्ट एंड देयर यूज इन सोशोलॉजी। क्लास 11वीं CBSE NCERT सोशोलॉजी है, यानी समाजशास्त्र के हमारा चैप्टर जो आया है प्रयुक्त शब्दावली संकल्पना एवं उनके उपयोग। ये कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए जो लाया है पॉइंट व्यू। यानी पॉइंट व्यू का अर्थ होता है कि आपके जो चैप्टर के सिलेबस हैं उसके अंतर्गत सारे पॉइंट को यहाँ डिस्कस की जाएगी, वो भी आसान शब्दों में। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगा कि आपको इसको इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में बताने की कोशिश किया जाएगा, जो काफ़ी महत्व रखेगा। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और ऊपर से पॉइंट व्यू रहेगा, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, कक्षा 11वीं CBSE NCERT के समाजशास्त्र। यहाँ पर जो हम पॉइंट व्यू जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक बनेगा। आपको मैं बता दूं कि त्रिपान स्टडी सेंटर आपके लिए जो है यहाँ पर पॉइंट व्यू लाया है। पॉइंट व्यू का अर्थ ये होता है कि आपको ये जो चैप्टर है प्रयुक्त शब्दावली संकल्पना एवं उनके उपयोग, उसके अंतर्गत सारे पॉइंट आपको यहाँ डिस्कस की जाएगी और इसमें कहते हैं बहुत ही शॉर्ट में और समझ के साथ, और वो भी अक्षर आपको दिख रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप इन पॉइंटों को अच्छे से कर लेते हो तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, कुछ भी करने को इसमें बचेगा नहीं। तो इसको जो है आपको पूरे वीडियो अच्छे से देखना है, समझना है, लेकिन स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करके देखते हो तो शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए, क्योंकि ये बात महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने आपको बताया। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट व्यू काफ़ी महत्व रखता है और आपके लिए ज़रूरी भी रहता है, क्योंकि चैप्टर समझना बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। क्वेश्चन करके आप पूरे मार्क्स प्राप्त कभी नहीं कर सकोगे। अगर आप पॉइंट को समझ लेते हो अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये जो बच्चे अच्छे से कर लेते हैं वीडियो, उनको 90 और 100 के बीच में मार्क्स आने की संभावनाएं पूरी बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अच्छे से याद कर लेंगे वो अच्छे से अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर लेंगे, ये भी यहाँ पर बात सही है। अगर देखा जाए समाजशास्त्र, सबसे पहले हम समाजशास्त्र के चैप्टर करेंगे तो समाजशास्त्र को समझना जरूरी है, और समझने के लिए हमें कुछ साइंटिस्टों की मदद लेना पड़ेगा। तो पहला तो हमने यही मदद लिया है कि समाजशास्त्री पीटर वर्जन के अनुसार, कि समाजशास्त्री पीटर वर्जन के अनुसार उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने समाजशास्त्र के बारे में कहा था कि समाजशास्त्र के लिए शब्दावली संभवतः बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजशास्त्र में शब्दों को देना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी अगर यहाँ पर सब्जेक्ट होता है तो उनकी अपनी शब्दावली होती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इनकी विषय वस्तु से परिचित हैं और इसके दर्शन के लिए पहले से ही शब्द मौजूद है। क्योंकि समाजशास्त्र से सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। अगर समाज नहीं रहेगा तो इतिहास नहीं रहेगा, इतिहास नहीं रहेगा, देखिए समाज नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक्स नहीं रहेगा, इकोनॉमिक्स नहीं रहेगा तो राजनीतिक नहीं रहेगा, और देखा जाए समाजशास्त्र नहीं रहेगा तो मनोविज्ञान भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बात क्लियर है कि समाजशास्त्र ही सभी विषय की जननी कहा जा सकता है, क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत ही सभी विषयों का जो है उत्पत्ति हुआ है। बेशकली समाजशास्त्र का जो है बाद में उत्पत्ति हुई, बाद में जो है राइटरों ने इसके बारे में ध्यान आकर्षित किया, लेकिन देखा जाए तो समाज से ही सारे विषयों का जो है गहरा संबंध है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है और ज़रूरी भी है। प्रत्येक अनुशासन में नियम और संबंधित अवधारणाओं का एक निश्चित सेट होता है। यानी आप देख लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है अनुशासन। अनुशासन में नियम और संबंधित अवधारणाओं का एक निश्चित सेट होती है, जो अनुशासन को स्पष्ट रूप से सिखाने और समझने में मदद करेगा। आपको पता ही होगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, सभी सब्जेक्टों के अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, नियम होते हैं और अपने शब्दावली होती हैं, और इसी के अंतर्गत जो है उस सिलेबस को समझा जा सकता है। शब्द एक शब्द या वाक्यांश हो सकती हैं,
यानी शब्द एक भी हो सकता है या एक पूरा वाक्य भी हो सकता है, जिनका उपयोग किसी चीज़ का वर्णन करने या किसी अवधारणा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखिए, कोई भी विचार हो, कोई भी फीलिंग हो, उसको हम एक वाक्य में प्रस्तुत कर सकते हैं या एक शब्दों में भी कहा जा सकता है, क्योंकि शब्द जो होते हैं वो सिर्फ व्यक्त किए जाते हैं। देखा जाए तो विशेष रूप से अध्ययन के ब्रांड में, यानी अध्ययन अगर आप करते हो तो शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। मैंने बहुत से बच्चों में एनालाइज किया कि उनको तो चलो समझ तो आ जाती है, लेकिन लिखने की प्रॉब्लम होता है। और लिखने की प्रॉब्लम कैसे होती है, वो तो सिर्फ चैप्टर को समझ लेते हैं, अच्छा वीडियो भी होते हैं, पूरे चैप्टर को समझा देते हैं, लेकिन वो लिखने में जो है अच्छे से नहीं हो पाता है, बहुत से स्पेलिंगों की गलतियां कर जाते हैं। इन्हीं कारणों से त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए जो लाया है शब्द के अनुसार लाया है कि यहाँ पर आप हर एक शब्द को देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, क्योंकि कई शब्द आपको स्वयं लिखने नहीं आता होगा। और ये सच्चाई है, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। हिंदी एक ऐसा शब्द है जिसमें मात्राओं का जो है महाजाल बच्चों को कन्फ्यूज़ करते रहते हैं, तभी तो हिंदी में बच्चों के मार्क्स बहुत कम आते हैं। अगर अच्छा टीचर ने अगर चेक कर दिया हिंदी के कॉपी तो समझ लिए उसका जो है नैया डूब जाता है। इसलिए शब्दों को समझना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर अवधारणाओं एक अमूर्त विचार है, क्योंकि अवधारणा एक अमूर्त है, इसका कोई मूर्त नहीं है। अवधारणाएं हम कुछ भी बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अमूर्त की बात की गई है। ये मूर्त नहीं है, अमूर्त है, क्योंकि अवधारणाओं को हम कोई भी रूप दे सकते हैं जो अध्ययन के विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए किसी शब्द को समझने या अवधारणाएं बनाने में मदद करता है। क्योंकि कोई भी अवधारणा तभी बनती है जब शब्द होता है। अगर शब्द आपके पास नहीं रहेंगे तो आप ना तो उसको लिख पाओगे, ना समझ पाओगे, और न ही अपने विचार जो है दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर पाओगे। क्योंकि भाषा ही यही कहता है कि जो व्यक्ति लिख सके, पढ़ सके, समझ सके, वही बात इम्पोर्टेंट है, वही पढ़ा लिखा कहलाता है। और हमें पता है कि बच्चों को लिखने में बहुत सी समस्या आती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यही बात हमें समाजशास्त्र समझाता है कि प्रत्येक चीज़ों के अनुशासन होते हैं, नियम होते हैं, और उनसे संबंधित कुछ अवधारणाएं होती हैं जिसको लेकर हमें चलना होता है। हमें शब्द एक भी हो सकते हैं या वाक्य के रूप में भी हो सकते हैं, और उन शब्दों को अपना एक अध्ययन करना, उनके एक विषय वस्तु बनाना। कहते हैं ये अवधारणाएं जो होते हैं एक अमूर्त होते हैं, यानी इसका कोई रूप नहीं होता है। अब जहाँ पर जो रूप में व्यक्त कर दोगे वही इसका रूप धारण कर लेगा। शर्तें प्राकृतिक में सार्वभौमिक होगी। जो शर्तें होती है वो प्राकृतिक में सार्वभौमिक होती है, यानी यूनिवर्सल होता है, हर क्षेत्र में होता है। अध्ययन के ब्रांड से जुड़ा हर कोई इससे परिचित होगा, यानी जो इसका अध्ययन करेगा उसको हर एक बात की नॉलेज रहेगी। हालांकि विभिन्न विचारों के आधार पर अवधारणा को विभिन्न प्रकार की हो सकती है। तो ये बात तो आपको पता ही होगा कि अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग थिंकनर्स होते हैं, उनकी अपनी अलग अलग विभिन्न विचारें होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि विभिन्न विचारकों के आधार पर अवधारणाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। एक अनुशासन के रूप में समाज को समझने के विभिन्न तरीके आधुनिकीकरण के कारण आए अचानक सामाजिक परिवर्तनों से चिंतित होते हैं। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक अनुशासन के रूप में समाज को समझने के विभिन्न तरीके और आधुनिकीकरण के कारण आए अचानक सामाजिक परिवर्तनों से चिंतित होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात अगला पॉइंट बताता है कि समाजशास्त्र में नियमों और अवधारणाओं का क्या महत्व है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही यही है, उपयुक्त शब्दावली संकल्पना एवं उनके उपयोग। तो इसके अंतर्गत शब्दों में नियमों और अवधारणाओं का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। पहली बात यही बताती है कि समाज का अस्तित्व कैसे और क्यों है। आखिर समाज का अस्तित्व कैसे और क्यों है, और इस बारे में हमारे विभिन्न विचारों को समझने के लिए हमें विशेष शब्द और अवधारणाओं की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो कोई नई सब्जेक्ट बनती है तो उनके लिए अपनी एक शब्दावली होती है। जर्नल शब्द आप कहीं भी देख सकोगे, लेकिन देखा जाए साइंस के अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो साइंस के अलग ही डिक्शनरी होती है। कहते हैं इंग्लिश की अलग होगी, समाजशास्त्र के भी अलग होंगे, कि सब कंसेप्टों की अपनी अपनी जो है डिक्शनरी होगा,
और इसी के अंतर्गत उन शब्दों को समझा जा सकता है। शब्द और अवधारणाएं सामाजिक परिवर्तन को समझने और उनके मानचित्र करने के लिए सामाजिक विचारकों की चिंता को भी दर्शाता है। यानी देखा जाए तो शब्द और अवधारणाएं सामाजिक परिवर्तनों को समझने और उनका मानचित्रण करने की सामाजिक विचारों की चिंता को दर्शाते हैं। यह उस चिंता को दर्शाते हैं जो समाजशास्त्रियों को समूह और समाज के बीच संरक्षित असमानताओं को समझना थी। यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समाजशास्त्र को समझने के लिए बहुत से समाजशास्त्रियों के समूहों ने इस पे अपना चिंतन रखा और अपनी विचारों को दर्शाया, और देखा गया कि सबके विचारों में असमानताएं थी। यानी सबके विचारों में काफ़ी अलग विचारधारा थी। अब इसके अंतर्गत एक शब्द वाली होना काफ़ी महत्वपूर्ण है, नहीं तो अलग अलग विचारकों का अलग अलग विचारधारा होगी, और जिसके कारण समाजशास्त्र जो है पूर्ण रूप से समझना संभव नहीं होगा। देखा जाए तो शब्द और अवधारणाएं समाज को समझने के विभिन्न तरीकों के उपकरण के रूप में कार्य करता है। यानी शब्द और अवधारणाएं, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, आप जब एग्ज़ाम लिखते हो तो आपका वहाँ पर ना तो चरित्र पता लगता है और न ही आपकी बुद्धिमानी का सबूत मिलता है। वहाँ पर जो शब्द आप लिख रहे हो वही शब्द आपको बताता है कि आप किस प्रकार से अध्ययन किए हो, क्योंकि शब्द का महत्व काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो यही बात यहाँ बताता है कि शब्द और अवधारणाएं समाज को समझने के विभिन्न तरीकों के उपकरणों के रूप में कार्य करता है, और उसी प्रकार एक विद्यार्थी को समझने में जो एग्जामिनर होता है उसके शब्द से ही पता लगा लेता है कि ये विद्यार्थी किस प्रकार की जो है मानसिक दशाओं से गुजर रहा है और इसमें कितनी जो है काबिलियत है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। आजकल तो चलिए सरकार बहुत ही अच्छा है, हर एक बच्चा पास हो जाता है बहुत आसान तरीके से, लेकिन अगर आप शक्ति अगर बढ़ते पुराने समय में दादा दादी से पूछिएगा तो मुश्किल से जो है कुछ ही बच्चे पास होते थे और उनको अच्छे से जॉब भी मिल जाती थी। लेकिन कहते ना आज तो हमने बच्चों के फौज तैयार करने हैं तो पास भी करना ज़रूरी है। आज एक बार कोई यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में एडमिशन करवा लीजिए, आप कुछ भी हो आप पास होके ही निकलिएगा, क्योंकि आजकल पैसे की जोर है, ज्ञान की जोर नहीं है कहीं भी। और ये मैं सच्चाई के साथ कह सकता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप कहीं भी हो, कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, एक बार पास हो ही जाओगे। कोई भी स्कूल कोई भी कॉलेज में एक बार एडमिशन करवा लीजिए, आपको निकाल ही देगा, कोई ना कोई रूप निकालने का होता ही है। तभी तो हमारे भारत देश में देखिए कि आज इतने लोग इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, फिर भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ती चली जा रही है। कारण क्या है? लोगों में समझ नहीं है, लोग उस तरह की चीज़ नहीं कर रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो घूस दे के जॉब में लग जाते हैं और उनको तो लिखने तक भी नहीं आता। आप कोई डॉक्यूमेंट बनवाइए तो सही, उसमें आपको 1000 गलतियाँ ही दिखेगी, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, समझदार भी नहीं होते हैं। वो तो पैसे के जोर से जो है कोई अच्छा पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो कभी हो सकता है, आज मैंने देखा है जो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं वो रेडी पे बैठे पड़े हैं, और जो अनपढ़ बेकार किस्म के लोग हैं वो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे पड़े हैं। ये बहुत ही एक अलग सी भावनाएं हैं आज का समाज में बन गई है, और ये जब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा इसको सुधारना संभव नहीं है। और मुझे पता है ना तो ये सुधरने वाला है, ना लोग समझने वाले हैं, ना सरकार समझने वाला है। क्योंकि अनुशासन एक महत्वपूर्ण कहते हैं रंग है। एक अनुशासन के रूप में समाजशास्त्र अवधारणाओं के सह-अस्तित्व की अनुमति देता है, जैसे विचारों में विभिन्नता आती है। यानी अनुशासन के रूप में समाजशास्त्र अवधारणाओं में सह-अस्तित्व की अनुमति देता है, जिससे विचारों में विभिन्नता हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए संघर्ष सिद्धांत बना प्रकारवादी सिद्धांत, यानी प्रकारवादी फंक्शनिंग सिद्धांत। दृष्टिकोणों की यह बहुलता समाजशास्त्र में विशेष रूप से तीव्र है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और हमारा अगला जो पॉइंट आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये पॉइंट हमें बताता है कि सामाजिक समूह
देखिए, सामाजिक समूह के बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि सामाजिक समूह से ही सारे ग्रुप की उत्पत्ति होती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कंसेप्ट रहेगा। देखा जाए तो सामाजिक समूह के बारे में जानना काफ़ी दिलचस्प भी रहेगा। समाज का निर्माण मानवीय अंतक्रियाओं से होता है। आपको तो पता ही होगा कि समाज शास्त्र जो है संबंधों का जाल है, यानी देखा जाए तो समाज शास्त्र का निर्माण मानवीय अंतक्रियाओं से होती है, जिसमें हर एक व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ रहता है। वो रूप कुछ भी हो सकता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो मनुष्य परंपरा क्रिया करते हैं, यानी मनुष्य में अंतक्रियाएं होती रहती है और संचार भी करते हैं और सामाजिक सामूहिकताओं का निर्माण भी करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि समाज के निर्माण मानवीय अंतक्रियाओं से होता है और मनुष्य परंपरा क्रियाएँ भी करते हैं, संचार भी करते हैं और सामाजिक सामूहिकताओं यानी सामूहिकताओं का निर्माण भी करती हैं। इन सामूहिकताओं का सामाजिक समूह कहा जाता है, क्योंकि जो समाज में हम रह के कार्य करते हैं उन सबको सामाजिक समूह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें हम अंतर्क्रियाएं हो रही होती है और ये हर समाज में मौजूद होती है। देखा जाए तो हर समाज का मतलब है, चाहे जीव जंतु का हो, कीड़े मकोड़े का हो या मनुष्य का हो, सभी समाजों में ये मौजूद होता है, क्योंकि अंतक्रियाएं हर जगह होती है। कहते हैं कोई भी जीव जंतु हो स्वयं में परिपूर्ण नहीं है, उसको दूसरे की आवश्यकता होती है। जब तक अंतर्क्रियाएं नहीं होगी वो सामाजिक समूह नहीं कहलाएगा। इसलिए सामाजिक समूह में जो है अंतर्क्रियाओं को देखा गया है। एक ही समूह के अन्य लोगों के साथ हमारे बीच कुछ समानताएं जरूर होती है। एक समूह के अन्य लोग हों उनमें के बीच कुछ न कुछ समानताएं आपको जरूर नज़र आ जाएगी। हम समूह के साथ अपनी पहचान बनाते हैं। हमारी जो पहचान बनती है किसी एक समूह में रह के बनती है और समूह हमारे लिए अपनेपन की भावनाएं पैदा भी करती है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम समूह के साथ अपनी पहचान बनाते हैं और समूह हमारे लिए अपनेपन की भावना पैदा कर सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। हालांकि देखें तो मौजूदा समूहों के प्रकार अलग अलग समाजों में भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो अलग अलग समाजों में उनकी विभिन्नता भी देखने को मिल सकता है। और इस प्रकार सामाजिक समूह का तात्पर्य लगातार बातचीत करने वाले व्यक्तियों के एक समूह से है, जो किसी दिए गए समाज के भीतर सामान्य रुचि, संस्कृति, मूल्य और मापदंडों को साझा करते हैं। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक समूह का तात्पर्य लगातार बातचीत करने वाले व्यक्तियों के एक समूह है, जो किसी दिए गए समाज के भीतर सामान्य रुचि, संस्कृति, मूल्य और मापदंडों को साझा करते हैं। तो ये हम सामाजिक ग्रुप कह सकते हैं, जिसमें आपसी अंतक्रियाएं होती रहती है। इन सब बातों को यहाँ पर हर्टन्स और हंट के अनुसार इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई थी। यानी इन सब बातों को हंट और हर्टन्स ने काफ़ी महत्व रखा था। उन्होंने कहा था कि सामाजिक समूह उन लोगों के समुच्चय या श्रेणी है जिनमें सदस्यता और अंतक्रियाओं की चेतना होती है। यानी सामाजिक समूह उन लोगों का समुच्चय या श्रेणियां हैं जिनमें सदस्यता और अंतक्रियाओं की चेतना भरी हुई होती है। तो हंटर और हंट ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई। देखा जाए तो एक समूह एक श्रेणी है से भिन्न होती है। यानी एक समूह जो है एक श्रेणी से भिन्न नज़र आती है। यदि आप एक व्यक्ति के रूप में एक ही श्रेणी में हैं तो आप सामान्य विशेषताओं को साझा कर सकते हैं। जैसे देखें तो आपकी उम्र, ऊंचाई, आप दोनों चश्मे पहनते हैं लेकिन आप बातचीत नहीं कर सकते हैं या अपनेपन की भावना महसूस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ का भी महत्वपूर्ण बात है कि एक समूह एक श्रेणी से भिन्न हो सकती है। यदि आप एक व्यक्ति के रूप में एक ही श्रेणी में हैं तो आप सामान्य विशेषताओं को साझा भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप अलग हैं। जैसे मान लीजिए आप दोनों की ऊंचाई सेम होगी, उम्र भी सेम होगा, आप दोनों चश्मे पहनते होंगे,
लेकिन बातचीत नहीं कर सकती, अपनेपन की भावना महसूस नहीं कर सकती। मान लीजिए एक एम्प्लॉयज़ है और एक मालिक है, उम्र भी सेम है, ऊंचाई भी सेम है, दोनों चश्मे भी पहनते हैं, लेकिन आपसी जो है मन की बातें, भावनाओं की बातें आपस में नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर रुतबा सामने आ जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर समझ के लिए है। देखा जाए तो समुच्चय को इस प्रकार केवल उन लोगों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक ही समय में एक ही स्थान पर हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कोई निश्चित संबंध साझा नहीं करती हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हो सकता है कि जो एक ही समय में एक ही स्थान पर हैं, लेकिन एक दूसरे से साथ कोई विशेष संबंध साझा नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए रेलवे स्टेशन पे आप जाते हो तो रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे या बस स्टॉप पर प्रतीक्षा कर रहे यात्री या सिनेमा दर्शक समूचे के उदाहरण हैं। ऐसे समूचे को अक्सर अर्ध समूह कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम एक ही चीज़ देख रहे होते हैं, लेकिन हमारे बीच कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, ये पे सारे व्यक्ति अपने अपने उद्देश्य के लिए कार्यरत होते हैं, और इस तरह के समुच्चय को हम जो है अर्ध समूह कहते हैं। अब अर्ध समूह क्या होता है, चलिए देखते हैं। अर्ध समूह की बात यहाँ पर जैसे आया है, कहते एक अर्ध समूह को एक समुच्चय या संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी अर्ध समूह जो एक संयोजन का कार्य करता है, जिसमें संरचना या संगठन का थोड़ा अभाव जरूर होता है, और जिसके सदस्य समूहों के अस्तित्व के बारे में अनजान या कम जागरूक हो सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अर्ध समूह को एक सच्चे या समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें संरचना या संगठन का अभाव होता है, और जिसके सदस्य समूहों के अस्तित्व के बारे में अनजान या कम जागरूक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक वर्ग हो गया, स्थिति समूह हो गया, आयु समूह हो गया, लिंग समूह, अर्ध समूह हो सकती हैं। यानी देखा जाए तो इन सबको हम अर्ध समूह कह सकते हैं। जैसे सामाजिक वर्ग हो गया, स्थिति समूह हो गया, आयु समूह हो गया, या लिंग समूह हुआ। समय के साथ और विशेष परिस्थितियों में ऐसे समुच्चय समाजशास्त्रियों के रूप में परिभाषित एक सामाजिक समूह का रूप ले सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि समय के साथ और विशेष परिस्थितियों में ऐसे समुच्चय समाजशास्त्री रूप से परिभाषित एक सामाजिक समूह का रूप ले सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो एक ही जाति के लोग जाति आधारित राजनीतिक दल बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि भारत में ऐसा प्रावधान है कि जाति के अंतर्गत भी राजनीतिक दल बनाए गए हैं, और कोई न कोई राजनीतिक दल जो है किसी न किसी जाति से जो है काफ़ी आकर्षित हो रखी हैं। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि हम भारत देश के नागरिक हैं, लेकिन फिर भी हम जातियों पर राजनीतिक दल बना रहे हैं। कहते हैं आप भारत के, तो भारत के लिए क्यों नहीं बनाती हो, आप जातियों पर क्यों बनाती हो? कोई हिंदू बना रहा है, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जैन, कोई फारसी, सभी अपने अपने धर्म के अंतर्गत राजनीतिक दल बना रहे हैं। ऐसे राजनीतिक दलों को सामाजिक समूह कहा जाएगा, क्योंकि ये राजनीतिक दलें जो है एक सामाजिक समूह बना रहे हैं, क्योंकि सदस्य अपनी बातचीत और जुड़ाव के प्रति सचेत होंगी। क्योंकि आपको पता है शायद उनके विचार ये होंगे कि उनके जाति के राजनीतिक दल ही उनका जो है संरक्षण कर सकते हैं, और ये ही उनके जो है जुड़ाव के प्रति सचेत होंगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। देखा जाए तो आगे हमारे समक्ष है सामाजिक समूह और अर्ध समूह के बीच अंतर। आखिर सामाजिक समूह और अर्ध समूह के बीच क्या अंतर हो सकता है? देखा जाए तो लोगों का एक समूह किसी बिंदु पर अर्ध समूह और विशेष परिस्थितियों में एक सामाजिक समूह का रूप ले सकते हैं। देखिए ये समझने के लिए जरूरी है, लोगों का एक समूह किसी बिंदु पर उसे अर्ध समूह कहेंगे, यानी लोगों का समूह अर्ध समूह कहलाएगा। लेकिन जब कोई विशेष परिस्थिति में एक सामाजिक समूह का रूप लेते हैं तो इसे सामाजिक समूह कहेंगे, यानी लोगों का समूह को हम अर्ध समूह कहेंगे। लेकिन कोई विशेष कार्य के लिए जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो जो हम सामाजिक समूह कहेंगे। समझ में आ गया होगा आपको कि अर्ध समूह का मतलब है कुछ लोगों की समूह,
अर्ध समूह का मतलब हुआ कुछ लोगों के समूह। लेकिन जब कोई किसी उद्देश्य के साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं तो इसे हम सामाजिक समूह कहेंगे। उदाहरण के लिए मुहासों और फुंसियों के बारे में चिंता करने वाले किशोर, महानगरीय शहरों में रहने वाले किशोर आदि अर्ध समूह के उदाहरण हो सकते हैं। ये सब जो है किशोर किशोरियाँ जो है महानगर में रहते हैं, एक तरह के अर्ध समूह हैं क्योंकि अलग अलग उद्देश्य से कार्यरत होते हैं। लेकिन जब ये एक साथ आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे सामाजिक समूह। हालांकि विशेष परिस्थितियों में जब किशोरों का समूह एक ही कक्षा में पढ़ रहा हो, सामान्य मित्रों का समूह आदि हो, तो वो सामाजिक समूह बन जाता है। यानी देखिए, जब वो कक्षाओं में पढ़ रहे होते हैं, अलग अलग अध्ययन कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक समूह में ये मित्र इकट्ठा हो जाते हैं तो इसे सामाजिक समूह का नाम दिया जा सकता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए सामाजिक समूह की विशेषता, जो कि हमारा अगला पॉइंट आया है, सामाजिक समूह की विशेषता। यह कहा जा सकता है कि एक सामाजिक समूह में कम से कम निम्नलिखित विशेषता होनी ही चाहिए। और वो विशेषता क्या है? निरंतरता प्रदान करने के लिए लगातार बातचीत होनी चाहिए आपस में। इन अंतक्रियाओं का एक स्थिर पैटर्न बनाना चाहिए। अन्य सदस्यों के साथ अपनेपन की भावना होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि अन्य सदस्यों के साथ अपनेपन की भावना जरूर रहता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति स्वयं, समूह और अपने स्वयं के नियमों, अनुष्ठानों और प्रतीकों के प्रति सचेत रहे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ पर देखा जाए तो साझा हित होना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि साझा सबका हित होना चाहिए, सब एक ही उद्देश्य से कार्यरत रहें। सामान्य मानदंडों और मूल्य की स्वीकृति होनी चाहिए और एक निश्चित संरचना होनी चाहिए। एक निश्चित संरचना भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बन सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक समूहों के प्रकार। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, सामाजिक समूहों के प्रकार। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समूह को अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया है। कहते हैं सबने अपने विचारधाराओं के अनुसार जो है सभी समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समूहों को अलग अलग वर्गीकृत किया है। अपने वर्गीकरण में वो विभिन्न मानदंडों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समूह को जो है अलग प्रकार दिए हैं। किसी ने रिश्तों के आधार पर, आकार के आधार पर इसको प्राइमरी समूह और माध्यमिक समूह बनाया है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप बनाया है। तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। यह अपने सदस्यों के बीच साझा किए गए संबंधों के आकार प्रकार के आधार पर कुली द्वारा दिया गया सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण है। हम जो है कुली का द्वारा दिया गया सामाजिक वर्गीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसी के अंतर्गत हम इसको जो है दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक प्राथमिक समूह और एक द्वितीय समूह, यानी प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर कुले ने सर्वप्रथम प्राथमिक समूह के बारे में बताया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्राथमिक समूह के बारे में यहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट ही है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आपको जो है यहाँ प्रोवाइड्स है त्रिपाण सेंटर में जाके जो है इसके बारे में विस्तार पूर्वक देख सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पर सिर्फ हम चैप्टर के अंतर्गत कर रहे हैं। तो प्राथमिक समूह में देखें तो प्राथमिक समूह लोगों का एक छोटा होता है, यानी प्राथमिक समूह आकार में छोटा होता है और इसकी विशेषता अंतरंग, आमने सामने की भावनात्मक रिश्ते भी सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो परिवार, सहकर्मी समूह यानी पीर ग्रुप इसके काफ़ी महत्वपूर्ण है और फैमिली इसके सबसे अच्छा उदाहरण हो सकते हैं, जिसमें हम आपस में जो होते हैं अपनी भावनात्मक रिश्तों का जो है इजहार करते हैं। देखा जाए तो द्वितीय समूह काफ़ी महत्वपूर्ण है और द्वितीय समूह आकार में अपेक्षाकृत बड़ा होता है। अगर प्राइमरी ग्रुप छोटा होता है तो द्वितीय ग्रुप जो होती है आकार में बहुत बड़ा होता है और ये औपचारिक अनौपचारिक संबंधों द्वारा चिन्हित होते हैं, यानी आपसी संबंध यहाँ पर दूर दूर तक नहीं होते हैं, सिर्फ ये औपचारिक और अभियुक्त संबंधों द्वारा चिन्हित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हो आप क्लब, रेजिस्टेंस, वेलफेयर एसोसिएशन, यानी ये ऐसे जगह हैं जहाँ पर हमारा प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, सभी के सभी जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कार्यरत होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर उदाहरण हो सकता है। ये क्लब में भी देखिए प्रत्येक व्यक्ति होते हैं, आते हैं, अपना कार्य करते हैं, लेकिन आपसी संबंध इनमें कहीं नहीं होता है और ये आकार में बड़ा भी होते हैं, जबकि प्राइमरी ग्रुप बहुत आकार में छोटा होता है।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रखता है एग्जाम व्यू से। और इसी के अंतर्गत हमारा अगला पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हमारा पॉइंट है सामाजिक सशक्तिकरण। देखिए, सामाजिक सशक्तिकरण जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और ये हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। और यहाँ पर पॉइंट व्यू है तो ये और भी महत्वपूर्ण है। देखा जाए अगर हम सामाजिक सशक्तिकरण की बात करें तो जर्नल सी बात होता है, ऊंच नीच की भेदभाव। सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब इतना ही होता है, दिमाग में रखिए, कि ऊंच नीच का भेदभाव होता है, और ये किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। तो यही आपको दिमाग में रखना है कि सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब होता है ऊंचा नीचा का भेदभाव, चाहे वो कास्ट में हो, चाहे पोजीशन में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। चलिए देखिए, इसी बात पे हम आगे एनालाइज करते हैं। इस प्रकार सामाजिक सशक्तिकरण को भौतिक या प्रत्यात्मक पुरस्कार तथा उनकी पहुंच के संदर्भ में है समाज में समूहों के बीच संरचित असमानताओं के अस्तित्व के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, मैंने कहा था कि समाज में जो व्याप्त है असमानताएं, उसके अंतर्गत हम सामाजिक सशक्तिकरण को परिभाषित कर सकते हैं। यानी समाज में जो ऊंच नीच के भेदभाव हैं, असमानताएं हैं, उसी को हम सामाजिक सशक्तिकरण कहते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण के तात्पर्य कि समाज सदस्यों के विभिन्न समाज श्रेणियों या सत्रों में विभाजित करना है। जैसे आपको पता है कि आप समाज में हो और यहाँ पर हर धर्म के लोग अलग अलग भागों में विभाजित हैं, तो इसी को सशक्तिकरण कहते हैं, जिन्हें उनकी अपेक्षा शक्ति, प्रतिष्ठा, धन के अनुसार पदानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। देखिए, अमीर अमीर के श्रेणी में आते हैं, गरीब गरीब के श्रेणी में आते हैं, तो सबको अपने अपने श्रेणी मिली हुई है। तो यही सामाजिक सशक्तिकरण का होता है। और यह कोई व्यक्तिगत तथ्य नहीं है, बल्कि ये सामाजिक तथ्य है। ये कोई व्यक्ति ने नहीं बनाया है, ये समाज ने बनाया है। कहते हैं अगर गरीब भी अमीर बन जाता है तो वो अमीर की कोटि में चली जाता है, अगर अमीर गरीब हो जाता है तो गरीब की कोटि में चला जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये किसी भी रूप में हो सकता है। समाज में विद्यमान जो ऊंच नीच की भेदभाव है वो किसी भी रूप में हो सकता है, और इसी को हम सामाजिक सशक्तिकरण कह सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसी के अंतर्गत हम किसी साइंटिस्ट के या थिंकर्स के अंदर विचार करें इन बातों पर, तो अर्बन और निमकॉफ जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर थिंकर्स थे, और उन्होंने सामाजिक सशक्तिकरण के इस प्रकार परिभाषित करने की कोशिश भी किया। और उन्होंने बताया कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति और समूहों की स्थिति को जो है कमावेश अस्थायी पदानुक्रम में स्थान दिया जाता है, सशक्तिकरण के रूप में जानी जा सकती है। यानी जो आपको पद मिलता है समाज में, चाहे किसी भी रूप में मिले, चाहे जाति के अंतर्गत मिले, चाहे क्लास के अंतर्गत मिले, चाहे आपको अचीवमेंट के अंतर्गत मिले, तो उसी को हम सामाजिक सशक्तिकरण के रूप में देख सकते हैं। और ये बात जो है अर्बन और निमकॉफ ने बताई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर सोशोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ जो है उजागर करने की भी कोशिश किया। देखा जाए तो समाज को एक पदानुक्रम में यानी सत्रों से युक्त माना जा सकता है, क्योंकि ये समाज जो है एक पदानुक्रम है जहाँ पर जो सबको जो है अपना अपना पद निश्चित होती है, जिसमें शीर्ष पर अधिक पसंदीदा और नीचे के पास कम विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी ऊपर वाले व्यक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और नीचे पहुँचते पहुँचते उनके अधिकार जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो है समाज में विद्यमान होते हैं। समाज के संगठन में सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी समाज के अगर संगठन की बात करें तो इसमें सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान बनाता भी है। देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार के जीवन का प्रत्येक पहलू सशक्तिकरण से ही प्रभावित होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति हो या परिवार हो, जीवन के प्रत्येक पहलू जो है सामाजिक सशक्तिकरण के कारण ही काफ़ी प्रभावित होती रहती है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो स्वास्थ्य, सुरक्षा, शैक्षिक सफलता, कार्य में पूर्ति और राजनीतिक प्रभाव के अवसर सभी व्यवस्थित तरीकों से असामान्य रूप से वितरित होते हैं। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, शैक्षिक सफलता, कार्य पूर्ति, राजनीतिक प्रभाव के अवसर सभी जो है समाज में व्यवस्थित तरीकों से असामान्य रूप से वितरित होती है, बिखरी हुई होती है। यह पदानुक्रम संगठित सत्रों में बड़ी संख्या में व्यक्तियों की रैंकिंग को संदर्भित करता है। यानी ये समाज में सभी व्यक्तियों को एक रैंक प्रदान करता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका व्यक्तिगत गुणों क्षमताओं से बहुत कम है और सामाजिक रूप से निर्मित असमानताओं से अधिक लेन देन है। तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है
कि यहाँ व्यक्तिगत गुणों क्षमताओं से बहुत कम और सामाजिक रूप से निर्मित असमानताओं से अधिक लेन देन माना जा सकता है। देखा जाए तो सशक्तिकरण की प्रमुख प्रणाली में शामिल होते हैं जाति, वर्ग, लिंग, दास्ता और संपत्ति। यानी सशक्तिकरण की प्रमुख प्रणालियों में सारे बातें शामिल होती है, जिसमें जाति भी आती है, वर्ग भी रहता है सम्मिलित, एवं लिंग यानी स्त्री पुरुष यानी लड़का लड़की भी इसमें होता है, इवन कि दास्ता यानी दास भी होते हैं, प्लस संपत्ति को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक सशक्तिकरण के कितने रूप होते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण के रूप तो हमने देखा अभी शॉर्ट फॉर्म में, अब इसी को जो है विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम हम देखें तो गुलामी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ समाज सशक्तिकरण के अंतर्गत आता है। गुलामी असमानताओं का चरम रूप है, जिसमें कुछ व्यक्ति दूसरे के साहित्य स्वामित्व में होते हैं। यानी देखा जाए तो गुलामी का अर्थ आप जानते हो कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के अधीन हो जाता है, जो जैसा कहता है वैसा ही उसको करना पड़ता है। तो गुलामी जो है किसी के साहित्य स्वामित्व में होते हैं। देखा जाए तो यूनानी और रोमन लोग गुलामों को सैनिक, नौकर, मजदूर, यहाँ तक कि सिविल सेवक के रूप में भी रखते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यूनानी और रोमन लोग जो थे गुलामों को सैनिक रूप में भी रखते थे, नौकर के रूप भी देते थे, इवन मजदूर भी रखते थे, और यहाँ तक सिविल सेवक के रूप में भी रखा जाता था। तो ये समाज सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण रूप था। रोमनों में वर्तमान ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से दासों को पकड़ लिया। यानी देखा जाए तो रोमनों ने वर्तमान ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से दासों को भी पकड़ के रखा गया, उनको बंधक बनाया गया, उनके साथ जो है दुराचार भी किया गया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। गुलाम सेना ऑटोमन्स और मिस्रवासियों द्वारा रखी जाती थी। देखा जाए तो गुलाम सेना जो था मैक्सिमम ऑटोमन्स और मिस्रवासियों द्वारा रखी जाती थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, जो समाज सशक्तिकरण को जो है उजागर करता है। यहाँ तक देखें तो एक औपचारिक संस्था के रूप में गुलाम को वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। लेकिन देखा जाए तो हमारे समाज में सशक्तिकरण का जो भेदभाव देखने को मिलता है वो अब भी मौजूद है। हालांकि दुनिया के कई कोने में अभी भी इसके संख्या में असंख्य रूप में अस्तित्व के उदाहरण मिलते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दुनिया के कई कोने में अभी भी इसके असंख्य रूप हमें देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ। आगे अगर हम बात करते हैं तो सशक्तिकरण की एक प्रणाली के रूप में जाति, यानी सशक्तिकरण के रूप में जाति को भी देखा जा सकता है। सशक्तिकरण की एक प्रणाली के रूप में जाति भी यहाँ महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपकी सामाजिक स्थिति उस जाति से निर्धारित होती है जिसमें आप पैदा हुए हैं। तो ये तो बात सच्चाई है कि ये हमें जन्म जात मिलती है कि हम जिस जाति में जन्म लेते हैं हमें उसी सामाजिक स्थिति प्राप्त होती है। आप अपनी जाति नहीं बदल सकती, और ये सच्चाई है कि कोई व्यक्ति अपनी जाति जो है बदल नहीं सकता है। जिस जाति में वो जन्म लिया है वही जाति उसका जो है बनी रहती है। जाति यह निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार कार्य कर सकता है और व्यावसायिक गतिशीलता का अनुमति नहीं देता है। देखिए ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जाति निर्धारित करती थी कार्य प्रणाली को, लेकिन आज के समय में जाति इस बात को नहीं जो है निर्धारित करती, क्योंकि जाति निर्धारित ना करके व्यक्तियों के गुण निर्धारित करते हैं। जिस व्यक्ति में जैसा गुण होता है उसी प्रकार के कार्य को जो है संचालन करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आज जो भी व्यक्ति किसी भी जाति से हो, ये बात तो सच्चाई है कि जाति जो है उनका पैदाशी होते हैं, यानी पैदा लेते हैं उनको जाति मिल जाती है और वो उसी जाति के होके रह जाते हैं। विवाह के संबंध में जाति अंतर्विवाह का अभ्यास भी किया जाता है और कोई भी व्यक्ति केवल अपनी जाति में ही विवाह कर सकता है। तो ये भी सच्चाई है, लेकिन आज आधुनिक युग में देखा जाए तो अंतर्जाति विवाह भी हो रहे हैं। व्यक्ति एक जाति से दूसरे जाति में जाके विवाह भी कर रहे हैं, तो इसको हम नकार नहीं सकते हैं। कहते हैं समय के साथ बहुत चीज़ों का जो है बदलाव भी हमें देखने को मिला है। उसके पश्चात देखिए तो जाति किसी के सामाजिक रिश्तों को निर्धारित करती है, यानी जाति किसी के सामाजिक रिश्तों को भी निर्धारित करती है और सामाजिक संपर्क जाति द्वारा प्रतिबंधित होती है। यानी जाति किसी के सामाजिक रिश्तों को भी निर्धारित कर सकती है और सामाजिक संपर्क जाति द्वारा प्रतिबंधित होती है। देखा जाए तो भोजन और भोजन साझा करने के मामले में भी प्रतिबंधित है। कहते हैं ये हमारे समाज का बहुत बड़ा विडंबना है कि आज हम
भोजन को भी साझा नहीं कर सकते हैं, इसमें भी प्रतिबंधित होती है। एक जाति दूसरे जाति के यहाँ भोजन खाना या करना पसंद नहीं करता है। और ये हमने जब विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जाना था जीवन में, तो उसमें भी इसी बात का उजागर किया गया था और आपने भी शायद पढ़ा हो। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भोजन और भोजन साझा करने के मामलों में भी यहाँ पर जो है सामाजिक सशक्तिकरण प्रतिबंधित करता है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष सामाजिक सशक्तिकरण एक प्रणाली के रूप में वर्ग, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्ग व्यवस्था 4 प्रमुख पहलुओं में सशक्तिकरण के रूपों में भिन्न है। पहला तो ये है कि वर्ग समूह के बीच सीमाएं जाति व्यवस्था की तरह स्पष्ट नहीं देखने को मिला है हमें, यानी वर्ग समूहों के बीच सीमाएं जाति व्यवस्था की तरह स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात आता है कि वर्ग का दर्जा प्राप्त किया जा सकता है, यानी वर्ग का जो है दर्जा प्राप्त किया जा सकता है और इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता है। वर्ग सशक्तिकरण का मुख्यतः आर्थिक संसाधनों पर कब्जे के संबंध में असमानताओं पर आधारित होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि वर्ग सशक्तिकरण के मुख्यतः आर्थिक संसाधनों पर कब्जे के संबंध में असमानताओं पर आधारित होती है। उसके पश्चात देखिए तो असमानता की प्रक्रिया सदस्यों के बड़े पैमानों पर अव्यक्त जुड़ाव के माध्यम से संचालित होती है, यानी असमानता जो होता है सदस्यों के बड़े पैमानों पर आपसी जुड़ाव, आपसी जो है मेल जोल के कारण पैदा होती है। लेकिन देखा जाए तो आज हमारे समाज में भी असमानताएं की एक बहुत बड़ी लकीर नज़र आती है, जिसको दूर करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सशक्तिकरण के कार्य। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य हैं। देखा जाए तो सामाजिक सशक्तिकरण कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है एग्जाम व्यू से भी। सामाजिक संबंधों के प्राकृतिक का निर्धारण, ये सब कार्य हैं कि सामाजिक संबंधों का प्राकृतिक निर्धारण जो है सामाजिक सशक्तिकरण ही करता है। सशक्तिकरण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज कर सकता है, यानी सशक्तिकरण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है और यह सामाजिक व्यवस्था एवं संगठनों को निर्धारण में सहायक भी सिद्ध हो सकता है। देखा जाए तो सामाजिक सशक्तिकरण जो है समाज में विद्यमान सामाजिक व्यवस्थाएं और संगठन को निर्धारित करती है। इवन देखें तो सशक्तिकरण जो है कुठाओं, संघर्ष, तनाव से सुरक्षा बल्ले के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह व्यक्तियों के उस स्थान पर रखने में मदद करता है जहां वे वास्तव में फिट होते हैं। यानी सामाजिक सशक्तिकरण जो है हर व्यक्तियों को अपना स्थान जो है निर्धारित करती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से देखा जाए तो सामाजिक सशक्तिकरण जो है सभी व्यक्तियों का स्थान जो है रखने में मदद करता है। उसके पश्चात देखें तो सामाजिक सशक्तिकरण श्रम विभाजन और विशेषज्ञता का जन्म देती है, जो सामाजिक एकीकरण में मदद भी करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक सशक्तिकरण श्रम विभाजन और विशेषज्ञता को जन्म देती है, जो सामाजिक एकीकरण में काफ़ी मदद करता है। सामाजिक सशक्तिकरण से प्रतिस्पर्धा की भावना से सामाजिक प्रगति होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। ये सब कार्य हैं कि सामाजिक सशक्तिकरण से प्रतिस्पर्धा की भावना से सामाजिक प्रगति होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। और हमारा अगला पॉइंट जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम स्थिति और भूमिका के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू। तो अब बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ। देखा जाए अगर हम स्थिति और भूमिका की बात करें तो स्थिति यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति किसी समूह या समाज में रहता है। देखिए, आप किसी भी समाज में रहते हो, आपकी क्या स्थिति है वहाँ पर, वो स्थिति निर्धारित करती है कि आपको किस प्रकार का सम्मान मिलेगा। प्रत्येक स्थिति के कुछ परिभाषित अधिकार और कर्तव्य होते हैं। अगर आपको कुछ स्थिति मिली है तो उसका कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य होगा। जैसे आप स्थिति के उदाहरण ले सकते हो कि एक डॉक्टर हो गया, माँ, शिक्षक, सबका अपना अपना स्थिति होता है समाज में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर शब्द है जिसे आप क्लियर कर सकती हो कि डॉक्टर, माँ, शिक्षक ये सबसे अच्छा उदाहरण है जिसमें हमें हमारी स्थिति का जो है पता लगता है कि समाज में हमारी क्या भूमिका है, क्या स्थिति है और हम किस स्थिति को बिलोंग करते हैं। देखा जाए तो स्थिति को 2 प्रकार से यहाँ वर्गीकृत किया गया है। पहली स्थिति है निर्धारित स्थिति और दूसरा है प्राप्त स्थिति। निर्धारित जो हमें जन्मजात मिलती है और प्राप्त स्थिति जो हम अपने जीवन में अचीवमेंट करके हासिल करते हैं।
चलिए इसी पे हम विस्तार पूर्वक और जाने और समझे। तो पहले की अगर हम बात करें तो अर्जित यानी प्राप्त स्थिति, अर्जित जो आप अपने जीवन काल में प्राप्त करते हो और वो भी मेहनत करके अपनी क्षमताओं के अनुसार, तो इसे हम अर्जित भी कह सकते हैं या प्राप्त स्थिति भी कह सकते हैं। हिंदी के शब्द बहुत सारे होते हैं, इसलिए बहुत से कन्फ्यूज़न भी हिंदी वाले बच्चों के लिए रहता है, इसलिए यहाँ पर अर्जित और प्राप्त स्थिति दोनों को दिए गए हैं। हर जगह आपको दिख जाएगा अर्जित। तो देखा जाए तो अर्जित जो हम अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं या किसी व्यक्ति द्वारा योग्यता और प्रयास के आधार पर हासिल किया जाता है। जो व्यक्ति जितना प्रयास करता है, जितनी उसकी योग्यता होती है और जितना वो संघर्ष करता है, उतना ही समाज में उसको जो है प्राप्त होती है, और ये सब अर्जित के अंतर्गत आता है। यह व्यक्ति के पसंद पर भी आधारित होती है कि आप जैसा चाहो वैसा फील्ड में अपने आप को ले जा सकते हो। ठीक है, जो आप अगर मेहनत करते हो तो आप डॉक्टर भी बन सकते हो, वकील भी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। तो ये सब आप पे निर्धारित करती है कि आप कैसा प्रयास करते हैं, और यह व्यक्ति के पसंद पर आधारित होती है। आप जैसा पसंद करोगे वैसा आप यहाँ पर अपने जीवन में अर्जित कर सकोगे। जैसे कोई बच्चा ये कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सिपाही बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो इसका मतलब है कि वो अपने आगे की पसंद बता रहा है और ये पसंद को पूरा भी कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर जाति नहीं आती है। हम जाति के आधार पर नहीं है, ये अर्जित के आधार पर है। और यह योग्यता आय अधिक को बदल भी सकता है। कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपनी आय को बढ़ा भी सकता है, क्योंकि जितना अधिक अच्छा कार्य कीजिएगा योग्यताओं के अनुसार, उतनी ही आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो ये अर्जित के अंतर्गत आता है। देखा जाए तो आधुनिक समाज में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आधुनिक समाज है, तो आधुनिक समाज में हर तरफ देखा जाए तो लोग हर चीज़ प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, और उसे अर्जित के रूप में ही देखा जा सकता है, क्योंकि ये प्राप्त करना होता है। जिसके पास जितनी क्षमता होती है, मेहनत करता है, उतना ही उसको अर्जित भी होता है। अगर एग्जाम्पल हम सबसे महत्वपूर्ण देखें तो कक्षा यानी क्लास। क्लास का अर्थ यहाँ पर कक्षा बेशकली दी गई है, लेकिन यहाँ पर है कि आप किस क्लास पे बिलोंग करते हो, मिडल, अपर, लोअर, किस क्लास से आप बिलोंग करते हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आप जितना मेहनत करोगे उसी प्रकार के आपको जो है क्लास भी प्राप्त होगा। अगर आप अच्छे मेहनत करने वाले हो, बहुत काफ़ी कड़ी मेहनत करने वाले हो, तो आपको जो है अपर क्लास मिलेगी। अगर आप कम मेहनत करने वाले हो तो आपको मिडिल क्लास मिलेगी। अगर आप बिल्कुल ही नहीं करते हो मेहनत तो आपको लोअर क्लास मिलेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमें जो है अपनी योग्यता के अनुसार हमें समाज में सम्मान, रुतबा, पैसा प्राप्त होता है। चलिए अब देखते हैं जन्मजात किस चीज़ पे आधारित होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रदंत यानी निर्धारित स्थिति, प्रदंत जो होती है हमें जन्मजात प्राप्त होती है, और इसको आप बदल नहीं सकती, बहुत मुश्किल होता है बदलना। ऐसे तो आज आधुनिक युग में लोग अपने जाति भी बदल देते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर बात होती है। ये प्रदंत है और इसे हम बदलना हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। यह हमें जन्म और जैविक विरासत, माता पिता की स्थिति आदि के आधार पर हमें सौंपा गया है कि हम जैसे जिस घर में जन्म ले लेते हैं हम उसी जाति धर्म के हो जाते हैं। तो ये प्रदंत होते हैं, और ये माता पिता की स्थिति पर निर्धारित होती है कि हमें कैसा जो है मिला है। कोई व्यक्ति से स्थिति को नहीं चुनता है, यानी हम अपनी मर्जी से नहीं चुनते हैं, हम तो जहाँ चले जाते हैं वहीं पे हम हो जाते हैं। यानी व्यक्ति जो है ये स्वयं नहीं चुनते हैं, और स्टेटस बदलना मुश्किल है। देखा जाए तो प्रदंत जो है बदलना बहुत मुश्किल पड़ता है, इसको हम आसानी से नहीं बदल सकते। लेकिन आधुनिक समाज में देखने को मिला है कि लोग अपनी जाति भी बदल लेते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ है, और यह पारंपरिक समाजों में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। देखा जाए तो प्रदंत जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं हमारे देश में जाति प्रथा थी, इन्हीं कारणों से हमने जो है अपनी जाति नहीं खोई, क्योंकि इसको बदलना आसान नहीं था। नहीं तो हमारे देश में मुग़लों ने भी राज किया, अंग्रेज़ों ने भी राज किया, और कहते हैं विदेश से आए लोगों ने भी राज किया, लेकिन हमारी जाति स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए हमने अपनी जाति को नहीं छोड़ा। नहीं तो यहाँ पर सभी जो है धर्म बदल गए होती। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रदंत के कारण होता है कि लोग समझते हैं कि उनका जहाँ जन्म हुआ है वही उनका धर्म है, और उसी रिगार्डिंग वो चलते हैं, क्योंकि वही उनको जात होती है। और ये जैविक विरासत के रूप में देखा जाता है, जिसमें माता पिता की स्थिति के कारण उनको यह मिलता है।
और इसको हम बदलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है एकाधिक स्थिति या प्रगति स्थिति। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है कि एकाधिक स्थिति और प्रगति स्थिति क्या है। हमारे जैसे आधुनिक जटिल समाज में एक व्यक्ति अपने जीवन के दौरान कई स्थितियों पर कब्जा कर सकता है और इसका एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ आपको। देखा जाए तो एक व्यक्ति जो है कई स्थिति पर कब्जा कर सकता है। आज पॉलिटिकल पार्टियों में देखिए, एक नेता जो है कई स्थिति को प्राप्त करता है। एक ही व्यक्ति रेल मंत्री भी होता है, विदेश मंत्री भी होता है, खाद्यान्न मंत्री भी होता है। अगर आपको ये गलत लग रहा हो तो आप रिसर्च करके देख सकते हो कि एक मंत्री के अंतर्गत कितने विभागों को सौंपे गए हैं। तो ये हमारे आधुनिक जटिल समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति पर जो है सारी जिम्मेवारी डाल दी जाती है, चाहे वो जिम्मेवारी निभाए चाहे न निभाए। तो एक व्यक्ति को अपने जीवन के दौरान कई स्थितियों पर कब्जा कर सकता है। और एक दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आप अपने जीवन के दौरान आप कई स्थितियों पर कब्जा करते हैं। जैसे आप जन्म लेते हो तो आप किसी के बच्चे होते हो, जब आप बड़े होते हो तो आप किसी के शिष्य हो जाते हो, जब और भी बड़े होते हो तो आप किसी के पति बन जाते हो, जब और बड़े होते हो तो आप किसी के फादर बन जाते हो, उसके बाद और बड़े होते हो तो आप ग्रैंडफादर भी कहलाते हो, इवन एम्प्लॉयज़ भी कहा जाता है। तो कई जीवन के दौरान कई स्थितियों पर कब्जा कर सकता है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसे समाजशास्त्रीय रूप से स्टेटस कहा जा सकता है। इसे हम स्टेटस कहते हैं। उदाहरण के लिए एक स्कूली छात्रा के रूप में आप अपने शिक्षक के लिए एक छात्र हो, यानी एक स्कूल छात्र के रूप में आप अपने शिक्षक के लिए एक छात्र हो, आपने किराए की दुकान के लिए एक ग्राहक हो, बस चालक के लिए एक यात्री हो और अपने भाई बहन के लिए एक भाई या बहन और डॉक्टर के लिए एक मरीज हो सकती हो। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जैसे आधुनिक जटिल समाज में एक व्यक्ति अपने जीवन के दौरान कई स्थितियों पर कब्जा कर सकता है, एक संबंध के रूप में और एक कार्य के रूप में। कार्य में मैंने राजनीति की बात बताई और जो जीवन के रूप में है वो आप समझ सकते हो कि आपके साथ कितने लोग जुड़े होते हैं। जरना सी बात समाज के अंतर्गत भी हो सकता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दी गई है कि अगर आप एक छात्र हो तो इसका मतलब है कि आप एक किसी शिक्षक के छात्र कहलाओगे। अगर आप किसी दुकान पे जाते हो तो दुकान के ग्राहक कहलाओगे, बस में बैठते हो तो बस चालक के यात्री कहलाओगे, अपने भाई बहन के लिए भाई बहन कहलाओगे और डॉक्टर के लिए एक मरीज कहलाओगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। व्यक्ति जीवन के विभिन्न चरणों में अलग अलग स्थिति भी प्राप्त कर सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न चरणों में अलग अलग स्थिति भी प्राप्त कर सकता है। इसी स्थिति के अनुक्रम कहा जाता है क्योंकि यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जो जीवन के विभिन्न चरणों में उत्तराधिकारी या अनुक्रम में प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो जीवन के विभिन्न चरणों में उत्तराधिकार या अनुक्रम से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए एक बेटा, पिता, दादा और फिर परदादा इत्यादि बनता है। तो आप समझ सकते हो कि ये उदाहरण काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक बेटा जो होता है कभी पिता बनता है, फिर दादा बनता है, फिर परदादा बन जाता है। तो ये विभिन्न चरण हो सकते हैं। उसके पश्चात करें बात तो स्थिति और प्रतिष्ठा। कहते हैं स्थिति और प्रतिष्ठा काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द प्रणाली है और ये शब्द है जो एग्जाम में काफ़ी देखने को मिल रहा है। स्थिति और प्रतिष्ठा, पद और प्रतिष्ठा परस्पर जुड़े हुए शब्द हैं। पद और प्रतिष्ठा एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। प्रत्येक स्थिति को कुछ अधिकार और मूल्य दिए जाते हैं, यानी कुछ परिस्थिति होते हैं या कुछ स्थिति होती है जिनमें एक अधिकार और मूल्य किसी व्यक्ति को दिया जाता है। मूल्य सामाजिक स्थिति से जुड़े होते हैं। मूल्य जो होते हैं सामाजिक स्थिति से जुड़े होते हैं, न कि इसे धारण करने वाले व्यक्ति या उसके प्रदर्शन या उसके कार्य से। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मूल्य सामाजिक स्थिति से जुड़े होते हैं, न कि इन धारण करने वाले व्यक्ति या उसके प्रदर्शन या उसके कार्य से। पद या पद से जिस प्रकार मूल्य जुड़ा होता है उसे प्रतिष्ठा कहते हैं। जैसे आपको समाज में क्या प्रतिष्ठा हासिल है, और ये हासिल तब होगा जब आपकी अच्छी भूमिका होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कोई व्यक्ति को समाज में प्रेस्टीज तब मिलती है, प्रतिष्ठा तब मिलती है जब वो उच्च पद पे हो,
जिस कारण उसको मूल्य काफ़ी बढ़ जाता हो, तब समाज जो है उसको जो है प्रतिष्ठा देती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति जो है प्रतिष्ठा के लिए ही समाज में कार्यरत होता है और हर व्यक्ति का यही होता है कि वो सही से सही कार्य करे, जिससे जो है समाज में किसी प्रकार का जो है उसका प्रतिष्ठा पर जो है गलत शब्द का उच्चारण न किया जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। उसके पश्चात आता है भूमिका और भूमिका निभाना। देखिए भूमिका यानी देखा जाए तो क्या भूमिका है, क्या रोल है, काफ़ी महत्व रखता है। भूमिका स्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू है। भूमिका जो है गतिशील या व्यवहारिक पहलू को कहा जा सकता है। लोग अपनी स्थिति से जुड़े सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार अपनी भूमिकाएं निभाती हैं। यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि लोग अपनी स्थिति से जुड़े सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार अपनी भूमिका निभाते हैं और उनको भूमिका निभाना एक महत्वपूर्ण बात रखता है समाज में, क्योंकि उनकी भूमिका से ही समाज का निर्माण भी होता है। इसे रोल टेकिंग या रोल प्लानिंग कहा जाता है और इस प्रकार भूमिका स्थिति के अनुसार निभाई जाती है। यानी आपको कैसी भूमिका दी गई है उसी के अनुसार आपको जो है अपनी स्थिति को निभाना पड़ेगा। कहते हैं अगर समाज में हर व्यक्ति अपनी भूमिका को समझे और अपनी भूमिका निभाए तो समाज में कभी भी गलत नहीं होगा और हमारा समाज जो है सुचारू रूप से कार्यरत रहेगा। देखा जाए तो उदाहरण के लिए एक बच्चा उसके व्यवहार के अनुसार व्यवहार करना सीखता है कि दूसरे उसके व्यवहार को कैसे देखेंगे और आंकेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह उदाहरण है कि एक बच्चा उसके व्यवहार के अनुसार व्यवहार करना सीखता है कि दूसरे उसके व्यवहारों को कैसे देखेंगे या आंकेंगे। तो महत्वपूर्ण यह बात है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भूमिका के लिए संघर्ष। भूमिका के लिए संघर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है शब्द। जब कई स्थितियों के अनुरूप भूमिकाओं के बीच असंगतता होती है तो इसे भूमिका संघर्ष कहा जाता है। यानी आपको भूमिका मिला है लेकिन भूमिका के अंतर्गत कई जो है असंगतता आ गई है, कई गलत बातें जुड़ गई है, तो इसके अंतर्गत आपको कई संघर्ष करना पड़ सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है कि कुछ उसको अधिकार मिला है, कुछ भूमिका मिला है, लेकिन वहाँ के हालात जो हैं अच्छे नहीं हैं, तो उस भूमिका के अंतर्गत उसको संघर्ष करना पड़ सकता है। यह तब होता है जब दो या दो से अधिक भूमिकाओं को निभाने से विपरीत अपेक्षा उत्पन्न होती है। यानी ये तब संकट उत्पन्न होता है जब आपको दोहरा जो है यहाँ पर भूमिका निभाने की ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं एक भूमिका लोग सही से नहीं निभा पाते हैं तो दो भूमिका कहाँ से निभा पाएंगे। तो ऐसी संघर्ष तभी बनता है जब आपके पास एक से अधिक भूमिका हो। आपने कई फिल्मों में देखा भी होगा कि जो हीरो होता है उसको दो चीज़ों में से एक को चूज़ करना पड़ता है, या तो वो परिवार को चुनता है या अपने प्रेमी को चुनता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समस्या उस समय खड़ी हो जाती है। उस समय कहते हैं संघर्ष में जो है ऐसे संघर्ष करनी पड़ जाती है जहाँ पर उसको दोनों को ही बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है एग्ज़ाम व्यू से। और हमारा अगला पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण। देखिए सामाजिक नियंत्रण काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं समाज तभी समाज रहता है जब उसमें नियंत्रण स्थापित किया जाए। समाज तब समाज नहीं रह जाता है जब उसमें नियंत्रण न हो। तो सामाजिक नियंत्रण काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य यही है कि किसी भी समाज द्वारा अपने अड़ियल या अनियंत्रित सदस्यों को वापस लाइन में लाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न साधन से है। कि हमारे समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो दूसरे की बातों को नहीं मानते हैं और अपना ही चलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए समाज नियंत्रण काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज हर एक व्यक्तियों की महत्वपूर्ण योगदान से चलता है। अगर कुछ व्यक्तियों की योगदान गलत है, उसको अड़ियल बिहेवियर है, तो समाज को जो है कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सामाजिक नियंत्रण। देखा जाए तो यह सामाजिक प्रक्रिया, तकनीक और रणनीति है जिनके द्वारा व्यक्तियों या समूहों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है।
क्योंकि ये तकनीक है, ये एक रणनीति है। क्योंकि समाज अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो हमारा जीवनचर्या ही बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा। आज समाज में जो प्रतिमानें बदलते चले जा रहे हैं, इससे समाज के विघटन भी हो रहे हैं। कहते हैं अगर समाज में नियंत्रण न हो तो हर कोई जो है अपनी बातें चलाने लग जाएगा, और ये आज के आधुनिक युग में देखने को मिला है। तभी आप देख सकते हो कि समाज जो है काफ़ी विघटित होती चली जा रही है, क्योंकि समाज पे नियंत्रण लोग जो है खो रहे हैं। और सामाजिक नियंत्रण होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे जो है हमारे समाज का अस्तित्व बना रहता है। देखा जाए तो ये व्यक्तियों के व्यवहार को विनियमित करने के लिए बल का उपयोग या समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्तियों मूल्य का लागू करना हो सकता है। देखिए, देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्तियों के व्यवहार, देखिए व्यवहार जो है बच्चे भी समाज से ही सीखते हैं। जब समाज में गलत चीज़ों का अनुसरण हो रहा होगा तो बच्चे अच्छे बातों का अनुसरण किस प्रकार कर सकती हैं। और देखा जाए तो हर माता पिता चाहे वो जैसे भी हों, अपने बच्चे को अच्छे बिहेवियर ही सिखाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि समाज में उसका नाम हो। और ये नाम तब होगा जब समाज में उनका जो है व्यवहार सामान्य हो और आप उस पर जो है सामाजिक तौर पर नियंत्रण करो, तभी समाज में जो है इनका बिहेवियर भी अच्छे रहेंगे और वो आदर्शमय भी बन के खड़े होंगे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक नियंत्रण के साधन। अब देखिए, सामाजिक नियंत्रण बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक नियंत्रण के कौन कौन से साधन हो सकते हैं? अगर हम सामाजिक नियंत्रण के साधनों की बात करें तो एक अनौपचारिक हो सकता है, एक औपचारिक हो सकते हैं। अब अनौपचारिक औपचारिक क्या है, इसको हम देखें। देखा जाए तो औपचारिक साधन का में ये आता है कि जब नियंत्रण के सहितबद्ध व्यवस्थित और अन्य औपचारिक तंत्र का उपयोग किया जाता है तो इससे औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। यानी नियंत्रण के संहिताबद्ध यानी सिस्टमैटिक व्यवस्था की जाती है, यानी औपचारिक रूप से की जाती है। तो इसे हम जो है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जान सकते हैं, देख सकते हैं। देखा जाए तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की एजेंसियों और तंत्र हैं। उदाहरण के लिए कानून और राज्य। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के सबसे महत्वपूर्ण एजेंसियां यहाँ कानून है। कहते हैं अगर लोगों को समाज से डर खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कानून का जो है कुछ हद तक जो है डर जरूर रहती है, और समाज भी नियंत्रण में भी कानून के नियंत्रण में ही रहती है। इसलिए औपचारिक के रूप में देखा जाए तो कानून और राज्य जो है सामाजिक नियंत्रण के एजेंसियों के और तंत्र के रूप में देखे जा सकते हैं। आधुनिक समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक तंत्र और एजेंसियों पर जोर दिया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आधुनिक समाज में अगर सामाजिक नियंत्रण करना है तो हमें औपचारिक तंत्र के एजेंसियों पर जोर देना पड़ेगा और उसको मजबूत और सशक्त बनाने की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि तभी जो है समाज नियंत्रण में रह सकता है। अगर समाज के नियंत्रण खो दिया तो समाज जो है विघटित हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि समाज तभी तक समाज है जब सभी व्यक्ति समाज के रूल रेगुलेशन नियमों को पालन करते हैं, तभी तक वो समाज है। अगर रूल रेगुलेशन का पालन नहीं करोगे तो वो समाज कभी समाज रहेगी नहीं और बहुत जल्द जो है विघटित भी हो जाएगी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अनौपचारिक साधन। अनौपचारिक साधन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे प्रत्येक समाज में एक अन्य प्रकार का सामाजिक नियंत्रण होता है जिसे हम अनौपचारिक समाज नियंत्रण के रूप में जाना जा सकता है। यानी एक अन्य होते हैं जिसका अपना एक अलग ही पहचान होता है। जैसे यह व्यक्तिगत होते हैं, अनौपचारिक और असंहिताबद्ध होते हैं। यानी इसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे इसमें मुस्कुराना, चेहरा बनाना, शारीरिक हाव भाव, भौहें चढ़ाना, आलोचना, उपहास, हंसी आदि शामिल होती हैं। ये जो है कंट्रोल करने के अनौपचारिक साधन हैं। आपको मैं समझा सकता हूँ इस बात को कि मान लीजिए कोई गलत व्यक्ति जो है गलत कार्य कर रहा है समाज में, अगर उस व्यक्ति को अगर आप चिढ़ाते हो, उस पर हंसी उड़ाते हो कि तुम्हारा किया हुआ कार्य गलत है और तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो ये हो सकता है कि वो व्यक्ति सदैव के लिए उस रास्ते को छोड़ दे, या ये भी हो सकता है कि वो उससे भी डेंजरस बन जाए। लेकिन देखा जाए तो अनौपचारिक साधन इसी तरह से देखा जा सकता है कि अगर मान लीजिए आपने कई फिल्में भी देखे होंगे
जिसमें हीरो जो होता है गुंडे के रूप में होता है, और उसमें जो हीरोइंस होती है हीरोइन, वो जो होती है सिंपली फॉर्म में होती है। जब हीरोइन के कहने पर जो है हीरो जो है हर एक गलत कार्य को छोड़ देता है। उसकी मुस्कुराहट, उसको देखना, ये सारे चीज़ उसको भाता है और सारे अपराध छोड़ के वो जो है उसी के पीछे पड़ जाता है। तो देखा जाए तो इसमें हम अनौपचारिक साधन के रूप में देख सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें मुस्कुराना हो गया, चेहरे बनाना हो गया, शारीरिक हाव भाव हो गया, भौहें चढ़ाना, आलोचना करना, उपहास उड़ाना और हंसी आदि शामिल होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण साधन है। देखा जाए तो किसी व्यक्ति के कारण दूसरे व्यक्ति का अगर सुधार हो रहा है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है और इसे हम अनौपचारिक साधन के रूप में देख सकते हैं। देखा जाए तो एक ही समाज में इनके उपयोग में काफ़ी विभिन्नता भी हो सकती है, यानी एक ही समाज में इसके कई रूप भी देखने को आपको मिल सकता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये काफ़ी प्रभावी होते हैं। हालांकि कुछ मामलों में समाज नियंत्रण के अनौपचारिक तरीके अनुरूपता या आज्ञाकारिता लागू करने में पर्याप्त नहीं हो सकते। जनरल सी बात है, ये तो सही है कि अनुरूपता और आज्ञाकारिता लागू करने में पर्याप्त नहीं होंगी, क्योंकि ये कुछ मामलों में समाज नियंत्रण के औपचारिक तरीके हो सकती हैं। देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं गलत रास्तों पे चल देते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के अच्छे गुण, अच्छे व्यवहार और अच्छे बातें करने के कारण वो उस गुण चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं और उससे दूर जाना चाहते हैं और समाज में एक सम्मान भरा जीवन व्यक्त करना चाहते हैं। तो ऐसे काफ़ी अनौपचारिक साधन हो सकते हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की विभिन्न एजेंसियां भी हो सकती है, जैसे परिवार, धर्म, रिश्तेदारी आदि। परिवार में भी रह के हम अनौपचारिक साधन के रूप में देख सकते हैं कि परिवार भी अपने बच्चों को सही रास्ता, मार्गदर्शन दिखा सकता है। कहते हैं धर्म भी एक ऐसा चीज़ होती है जिससे हम किसी व्यक्ति को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे धर्म में ऐसी कुछ भी बातें नहीं कही गई है, हमें अधर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में लिखा है कि अधर्म करना सबसे बड़ा पाप है। तो इससे आप समझ जाते हो कि भाई नहीं, ये गलत चीज़ है। रिश्तेदारी, सबसे बड़ी बात होती है रिश्तेदारी। अगर आपको पता होगा कि कोई बच्चा अगर गलत करता है तो सबसे पहले रिश्तेदार ही आलोचना करते हैं, और हम यही बात कहते हैं अपने बच्चों से कि तू अगर ऐसा गलत कार्य करेगा तो हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। कोई रिश्तेदार ही अपने रिश्तेदार छोड़ देंगे, तो इस कारण से हम डर भी जाते हैं और हम उस सब गलत कार्य को छोड़ देते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमें जो है परिवार, धर्म, रिश्तेदारी की जो है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में देखे जाते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात देखें तो सामाजिक नियंत्रण का प्रभाव, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सामाजिक नियंत्रण का प्रभाव। देखा जाए तो सामाजिक नियंत्रण का प्रभाव भी काफ़ी देखने को मिलता है कि प्रतिबंधों के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक दोनों हो सकती हैं। यानी देखा जाए तो ये सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। मंजूरी, इनाम या सज़ा का एक तरीका भी है जो व्यवहार को सामाजिक रूप से अपेक्षित रूप से मजबूत करता है कि हमें ये डर होता है कि अगर हम गलत करते हैं तो हमें सज़ा दी जाती है, अगर हम अच्छे करेंगे तो हमें इनाम दी जाएगी। तो ये भी सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। समाज के सदस्यों को अच्छे एवं विकसित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। देखिए, कोई अगर व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो समाज ये कहती है कि व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे समाज में उसको जो है पुरस्कृत भी की जाती है, यानी रिवॉर्ड भी दी जाती है। इससे दूसरे व्यक्ति जो है देख के, समझ के अपने जो गलत कार्य करते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। तो ये सामाजिक नियंत्रण का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है कि एक व्यक्ति के कारण दूसरे व्यक्ति का जो है प्रभाव बदलता है। तो ये सामाजिक नियंत्रण के सबसे महत्वपूर्ण जो है रूल रेगुलेशन हो सकते हैं। उसके पश्चात बात करें तो दूसरी ओर नकारात्मक प्रतिबंधों का उपयोग नियमों को लागू करने और विचलन को रोकने के लिए किया जा सकता है। देखिए, जो विचलन होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और विचलन के रोकने के लिए नकारात्मक प्रतिबंधों का उपयोग जो है नियमों को लागू किया जा सकता है। अब कन्फ्यूज में आप ये हो गए कि विचलन होती क्या है, तो चलिए देखते हैं विचलन होती क्या है। देखा जाए तो विचलन काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। विचलन की क्रियाओं के तरीकों का संदर्भ करता है, यानी विचलन क्रियाओं के तरीकों को संदर्भ करता है। यानी विचलन जो होती है आपकी क्रियाओं को जो है बताता है कि आप कैसे क्या कर रहे हो।
जो किसी समूह या समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा रखे गए मापदंडों या मूल्य के अनुरूप नहीं होते हैं। यानी हमें ये बताते हैं विचलन कि जो हमारे समाज या समूह ने जो मापदंड रखे हैं, जो मूल्य रखे हैं, क्या आप उसके अनुरूप हो, क्या उसके अनुरूप नहीं होते हो। जिसे विचलित माना जा सकता है वो उतना ही व्यापक रूप से परिवर्तनशील है जितना कि मानदंड और मूल्य में विभिन्न संस्कृति और उप संस्कृतियों को अलग करते हैं। देखिए, संस्कृति तो आपको पता ही होगा और उप संस्कृति तो आपको पता ही होगा कि दोनों बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। संस्कृति और उप संस्कृति, संस्कृति जो आपकी है, उप संस्कृति जिसको आपने अपना लिया है। इसके अंतर्गत त्रिपान स्टडी सेंटर में वीडियो है, देख सकते हो और इसको और भी अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ देखा जाए तो विचलित माना जाता है कि उतना ही व्यापक रूप से परिवर्तनशील होता है जितना कि मापदंड और मूल्य। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। उसके पश्चात देखें तो इसी तरह विभिन्न विचारों के चुनौती दी जा सकती है। यानी विचारों को विचलन के द्वारा चुनौती दी जा सकती है और वह एक अवधि से दूसरे अवधि में बदलते रहते हैं। देखा जाए तो विचलन जो है एक अवधि से दूसरे अवधि में बदलसार है, यानी बदलता ही रहता है ये। उदाहरण के लिए एक अंतरिक्ष यात्री बनने का चयन करने वाली महिला को एक समय में पथभ्रष्ट माना जा सकता है और दूसरे समय में उसी समाज में भी उसकी सराहना की जा सकती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कितनी महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जब कोई लड़की, जब कोई महिला जीवन में बहुत ऊपर उड़ना चाहती है तो सभी समाज जो है उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन जब वो सक्सेस प्राप्त कर लेती है, जब उस ऊंचाई पे वो पहुंच जाती है तो सभी समाज उसको सम्मान करते हैं, उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो देखा जाए पहले कोई कार्य नहीं किया जा रहा था, जब कोई व्यक्ति करने की कोशिश कर रहा था तो समाज उसको जो है पथभ्रष्ट कह रहे थे, लेकिन जैसे उसने वो मुकाम हासिल कर लिया, लोग उसको जो है आंखों के पलकों पे रख लिया। तो ये विचलन है कि समय के साथ जो है बदलता रहता है। तो आप विचलन भी समझ गए होंगे, यानी डिफरेंस काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर था। और हमारा अगला पॉइंट जो है काफ़ी महत्व रखेगा सभी बच्चों के लिए। हमारा पॉइंट है सहकर्मी समूह। इसे हम पीर ग्रुप भी कहते हैं या साथियों के समूह भी कह सकते हैं, या सहकर्मी समूह। आखिर सहकर्मी समूह होता क्या है? देखा जाए तो व्यक्तियों का एक समूह जो उम्र, जातियां एवं व्यवसाय जैसे कुछ सामान्य विशेषताओं को साझा करते हैं। मैं आपको अगर साधारण शब्दों में बताऊं तो यह एक व्यक्तियों यानी सहकर्मी समूह यानी पीर समूह का मतलब होता है कि व्यक्तियों का समूह जिनका उम्र भी सेम होता है, उनके जाति, उनके व्यवसाय एक जैसे होते हैं, यानी सब कुछ एक जैसा होता है। देखा जाए तो एक स्कूल के बच्चों को भी आप ले सकते हो जो सेम उम्र के होते हैं, ठीक है, बेशक ही उनकी जाति अलग अलग हो, किंतु व्यवसाय यानी सभी के सभी जो है अध्ययन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर स्कूली बच्चों को जो है सहकर्मी समूह के अंतर्गत देखा जा सकता है, जहाँ पर वो बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जातियाँ या व्यवसाय यानी वो तो जातियों में समान हो या व्यवसाय में समान हो, तो सभी बच्चों को जो होता है पढ़ना, अध्ययन करना एक ही व्यवसाय होता है। इसलिए हम जो है कक्षा के विद्यार्थियों को हम ले सकते हैं कि एक कक्षा का विद्यार्थी जिनके उम्र सेम होते हैं, उनके कार्य प्रणाली भी सेम होते हैं और उस सामान्य विशेषताओं को साझा करते हैं, खुद को समझते हैं और दूसरे द्वारा एक विशिष्ट सामाजिक समूहों के रूप में पहचाने भी जाते हैं कि ये एक स्कूल के बच्चे हैं, यानी उनका एक विशिष्ट सामाजिक समूहता के रूप में पहचाने जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर आप सहकर्मी समूह यानी पीर ग्रुप समझ गए होंगे। ऐसा देखा जाता है कि समूह की अपनी संस्कृति, प्रतीक, प्रतिबंध और अनुष्ठान होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कई स्कूल होते हैं, उनके अपना संस्कृति होता है, उनका अपना प्रतीक होता है, उनका अपना प्रतिबंध होते हैं और उनका अपना अनुष्ठान होते हैं, जिसमें एक सदस्य का समाजीकरण किया जाना चाहिए, जिसके अनुसार समूह को मानदंडों का पालन करने में विफल रहने वाले को बहिष्कृत किया जा सकता है। अगर मान लीजिए अगर आप स्कूल के बच्चे हो और आप पीर ग्रुप में आते हो, लेकिन आपने जो किया है वो गलत किया है, तो स्कूल वाले आपको जो है
आपने स्कूल वालों के मानदंडों पे खड़ा नहीं हुए हैं, विफल हो गए हैं, इसलिए आपको वहाँ से बहिष्कृत कर दिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आप एक समाज को भी ले सकती हो, एक जाति को भी ले सकती हो कि जाति में सभी सेम उम्र के हैं, उनका सब जो एक दूसरे की विशेषताओं को साझा करते हैं, लेकिन अगर कोई गलत करता है तो समाज उसको बहिष्कृत कर देती है, यानी समाज से उनको जो है बेदखल कर दिया जाता है और वो समाज से अलग हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सहकर्मी समूह था, यानी पीर ग्रुप। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है संदर्भ समूह, यानी रेफरेंस ग्रुप। संदर्भ समूह काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से, और देखा जाए तो रेफरेंस ग्रुप को सब प्रथम जो है हर्बर्ट हाइमन द्वारा जो है गढ़ा गया था। यानी जो है यहाँ पर देखा जाए तो जो सोशोलॉजिस्ट थे हर्बर्ट हाइमन ने जो है संदर्भ समूह को जो है प्रतिपादित किया था, उन्होंने ही ये शब्द को लाए थे। हाइमन ने एक संस्था समूह जिसमें लोग वास्तव में शामिल होते हैं और एक संदर्भ समूह के बीच अंतर किया जाता है, जिसका उपयोग तुलना के आधार के रूप में किया जा सकता है। यानी होते हैं एक ग्रुप के ही, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर होता है। यानी होते हैं एक संदर्भ में, यानी रेफरेंस ग्रुप में होते हैं, लेकिन उनके बीच काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो इसकी तुलना के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। तो इसके हम पॉइंटों को समझेंगे तो और भी बात जो है हमारे समक्ष क्लियर होगा। देखा जाए तो एक संदर्भ समूह सदस्यता समूह को भी हो सकता है और नहीं भी। यानी एक देखिए कोई भी एक ग्रुप हो सकता है जिसमें अलग अलग उम्र के जो है लोग हो सकते हैं। यानी एक संदर्भ समूह सदस्यता समूह हो सकती है जिसमें मान लीजिए कोई राजनीतिक नेता है, कोई राजनीतिक पार्टी है और वो आपसे कहते हैं कि आप सदस्यता लीजिए, तो ये भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम सभी के सपने और इच्छाओं की एक दुनिया होती है। हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती हैं, अपने सपना होता है जिसको पूरा करने की हर संभव कोशिश करता है। समाजशास्त्रियों परिचय में हम सभी एक सामाजिक दुनिया में रहते हैं। यानी समाजशास्त्रियों की नज़रों में हम एक सामाजिक दुनिया में रहते हैं। तो ये तो समाजशास्त्री का एक नज़रिया है जिसमें हमें वो एक सामाजिक दुनिया में देखता है। हम एक ऐसे समूह के प्रति मोहित और आकर्षित हो जाते हैं जो शायद अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जी रहा हो। यानी हम यहाँ पर साफ देखें तो हम दूसरे व्यक्तियों को जो जीवनचर्या देख के काफ़ी जो है हम आकर्षित होते हैं और काफ़ी मोहित भी होते हैं और उससे हम संतुष्टिपूर्ण जीवन जी रहा होता है तो देख के काफ़ी हम उत्साहित भी होते हैं। जब हम दूसरे लोग या समूहों को और देखते हैं तो हम गुप्त रूप से उनके जैसे बनने की इच्छा रखते हैं। ये तो आप समझ गए हो, आप क्लियर कि रेफरेंस ग्रुप क्या है, कि हम दूसरे जैसे बनने की कोशिश करते हैं। हमें दूसरे के जीवनचर्या, दूसरे के स्टाइल काफ़ी भा जाता है और हम उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं और हम गुप्त रूप से उसके जैसे पूरी जो है ढलने की भी कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जिसे आप सिंपली वर्ड में कहो तो कॉपीराइट करने की कोशिश करती हैं। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। हम उनके साथ अपनी पहचान बनाना शुरू कर देते हैं। यानी देखा जाए तो कोई व्यक्ति विशिष्ट है, उसके साथ उसके रहन सहन देख के हम उसके साथ जो है पहचान बनाना शुरू कर देते हैं और हम उनके गुणों, व्यवहार, पैटर्न और कार्य को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। यानी हम उसके पैटर्न और कार्य को अपनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम उन्हें पसंद कर सकें। यानी देखा जाए तो उनके जैसा बनना, उसके जैसा कोशिश करना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। इस प्रकार हम अपने संदर्भ समूह के संबंधित नहीं हैं, हम केवल उनकी पहचान करते हैं। यानी इस बात को आप संदर्भ समूह से संबंधित नहीं कह सकते, हम केवल उनकी पहचान करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो न्यूकॉम्स यानी सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने एक उदार महिला कॉलेजों के छात्रों को बदलते मूल्य और दृष्टिकोण को समझने में मदद के लिए संदर्भ समूह का उपयोग किया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर उदार महिला कॉलेज के छात्रों के बदलते मूल्य और दृष्टिकोण को समझने में ये काफ़ी संदर्भ समूह उपयोगी सिद्ध हो सकता है। राजनीतिक रूप से रूढ़वादी पृष्ठभूमि से आने वाली कई महिलाओं ने अपने कॉलेज करियर के दौरान तेज़ी से उदार दृष्टिकोण विकसित किया। यानी जर्नल सी बात है, देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अपनी राजनीतिक रूप से रूढ़वादी पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं ने अपने कॉलेज के करियर के दिनों में अपने उदार दृष्टिकोण को विकसित किया, क्योंकि वो कॉलेज संकलन के साथ अधिक और अपने मूल्य परिवार के साथ कम पहचान करने लग गई। तो ये देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है।
जो लड़कियां सबसे अधिक बदली उनमें अपने माता पिता से स्वतंत्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सामाजिक संबंधों में व्यक्तिगत पर्याप्तता की भावना की विशेषता थी। यानी देखा जाए जो लड़कियां सबसे अधिक बदली उसमें माता पिता से स्वतंत्रता थी, यानी वो माता पिता के अधीन नहीं थे। वो या तो हॉस्टल में रह रहे थे या हॉस्टल वाला जीवन जी रहे थे जिसमें उनके माता पिता की किसी प्रकार के रोक टोक नहीं थी और उन्होंने अपने सामाजिक संबंधों में व्यक्तिगत पर्याप्तता की भावनाओं की विशेषता रही। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी काफ़ी आगे रहे क्योंकि उनको किसी प्रकार का दबाव सामने नहीं आया। कहते हैं अगर किसी चीज़ को हम दबाव डालें तो वो चीज़ उस चीज़ रूप में नहीं हो पाती है जिस रूप में होना चाहिए। उदाहरण के लिए कई बार स्कूल और कॉलेज की लड़कियां और लड़के जो मूल रूप से छात्र समूह के सदस्य होते हैं बॉलीवुड के सितारों की प्रशंसा करते हैं, उनकी सराहना करते हैं और उनके साथ पहचान रखते हैं। साधना और राजेश खन्ना आदि और गुप्त रूप से उनके जैसा बनने की इच्छा भी पैदा होती है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत से लड़के लड़कियां जो होती हैं बॉलीवुड जो यानी फिल्म स्टारों की जो है कॉपी करने लग जाते हैं और उनके जैसे बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो ये रेफरेंस ग्रुप के अंतर्गत आता है। इसमें जो है हम संदर्भ ग्रुप में जा रहे हैं कि हम दूसरे व्यक्तियों की जो है कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। और यही हमारे आज के समाज में भी देखने को मिलता है कि हर व्यक्ति जो है दूसरे जैसा बनने की कोशिश करता है। वह अपनी जीवन शैली, हेयर स्टाइल, बात करने का स्टाइल, कपड़े आदि की शुरुआत करते हैं। यानी अपने जो आइडल नेता हो या कोई अभिनेता हो उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उसके जैसा जीवन स्टाइल, हेयर स्टाइल, बातें करने का स्टाइल, कपड़े आदि उन्हीं के जैसे जो है पहनने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे रेफरेंस ग्रुप के अंतर्गत आ सकता है। मूल रूप से उनका सस्ता समूह छात्रों का समूह है लेकिन वह फिल्मी सितारों के समूह से मोहित हो जाते हैं जो उनके लिए संदर्भ समूह कहलाएगा। यानी संदर्भ समूह का यहाँ पर साफ क्लियर हो गया कि दूसरे चीज़ों से आकर्षित होना, दूसरे के चीज़ों को ग्रहण करना संदर्भ समूह के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको बहुत क्लियरिटी के साथ आप समझ में आ गया होगा इन सभी उदाहरणों के साथ। यानी देखा जाए तो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से यदि किसी समाज में संदर्भ समूह के रूप में राजनीतिक, धर्म, पेशे आदि संबंधित मजबूत स्वस्थ रोल मॉडल है तो युवा पीढ़ी उनसे प्रभावित होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर संदर्भ समूह के विषय में था कि व्यक्ति जो है दूसरे के चीज़ों से काफ़ी प्रभावित होती हैं और ये समाज में भी आपको देखने को मिल जाएगा। कोई व्यक्ति अगर एसी लाता है, कूलर लाता है, फ्रिज लाता है तो दूसरा व्यक्ति भी उससे काफ़ी प्रभावित होता है और उसके जैसा ही करने की कोशिश करता है। इवन देखा जाए तो बच्चे भी आप देख सकते हो कि कोई फिल्म देखते हैं तो बच्चे का स्टाइल, उनके जैसे जो है रंग ढंग सब बदल जाते हैं। कोई बच्चा अगर मान लीजिए कोई कार्टून देख रहा है तो उसी कार्टून के जैसे बिहेवियर करने लग जाता है। और इवन हमें देखने को भी मिला था जब शक्तिमान सीरियल स्टार्ट हुआ तो कई बच्चे जो है छतों के ऊपर घूमने भी लगे थे जिनके कारण कई एक्सीडेंट भी हुआ। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण आता है, ये संदर्भ समूह के अंतर्गत आता है कि हम दूसरे व्यक्तियों के जो है आदत, चाल ढाल, रंग रूप अपनाने की कोशिश करते हैं और उससे हम काफ़ी आकर्षित होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे तो जर्नल सी बात है, शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना दूसरे बच्चों का केयर होगा और त्रिपान स्टडी सेंटर का एक ही उद्देश्य है कि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर हो सकता है। इसलिए सोचिए नहीं, जितना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे क्योंकि यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो यहाँ पर सारे कुछ उपलब्ध हैं, वो भी आपके सिलेबस के अंतर्गत। तो इससे बेहतर और कहीं आपको नहीं मिलेगा। कहते हैं यहाँ पॉइंट व्यू है तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।